Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। अगर आपको पता चले कि आप के बाद आप नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो है जिसका नाम नेता नगरी है। लेकिन आप क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर पर मत जाइए, क्योंकि जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पॉलिटिकल क्लास है, उन्होंने देश को बुरी तरह निराश किया है, समय से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है। जो जितने ऊंचे ओहदे पर है वो उतना ज्यादा जिम्मेदार है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, उनकी सरकार के मंत्री हों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, बिहार के नीतीश कुमार, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, एमपी के शिवराज चौहान, राजस्थान के अशोक गहलोत, गुजरात के विजय रूपानी या फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। लंबी फेहरिस्त है आपराधिक लापरवाहियों की। सबके अपने अपने कुतर्क हैं। इसलिए आज हम पॉलिटिक्स पर बात नहीं करेंगे, आज हम इनकी लापरवाहियों पर बात करेंगे। और इस बातचीत को करने के लिए हमने राजनीति के विशेषज्ञों को नहीं जुटाया है, हमने जुटाया है मेडिकल फील्ड के कुछ एक्सपर्ट्स को। देश में जो हुआ वो क्यों हुआ, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, भविष्य की राह क्या है, कैसे चेतें हम। और उसके बाद हम बात करेंगे अपने रिपोर्टर से, चार जो कोविड की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, खास तौर पर वो सारी सच्चाइयां जो कैमरे में भी कैद नहीं हो पाई। शुरू करते हैं नेता नगरी। नेता नगरी में आज हमारे साथ इस पहले चरण की बातचीत में, जिसमें हम एक्सपर्ट से बात करेंगे, 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। दूसरे चरण में हम लल्लन टॉप के उन रिपोर्टर्स से बात करेंगे जो इस वक्त ग्राउंड पर हैं और कोविड की स्थिति को करीब से देख रहे हैं और उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा देता हूं। पहले मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर विष्णु पानीग्राही। डॉक्टर पानीग्राही फोर्टिस नेटवर्क है जो उसकी मेडिकल स्ट्रेटजी के हेड हैं। इसके अलावा HPI एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया, इसके दिल्ली NCR चैप्टर के प्रेसिडेंट भी हैं। डॉक्टर विष्णु पानीग्राही, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर नेता नगरी में। स्क्रीन पर दूसरे व्यक्ति जो नजर आ रहे हैं उनका नाम डॉक्टर राजन शर्मा है। डॉक्टर शर्मा सर्जन हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं और वो इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं। जल्द ही वो हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हमने उनसे दरख्वास्त की कि एक बार आपका दर्शकों से परिचय करवा दें। तीसरे मेहमान जो हमारे साथ जुड़ेंगे वो हैं डॉक्टर विक्रमादित्य कुमार चौधरी। वो पब्लिक हेल्थ एंड डिजीज पॉलिटिकल इकोलॉजी इसके स्पेशलिस्ट हैं। इस विषय पर उनसे बात करेंगे, वो जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर विष्णु, सबसे पहले आपसे बातचीत शुरू करते हैं। सर, हम लोग सोशल मीडिया पे जा रहे हैं तो हर जगह हाहाकार मचा है। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, रेमडेसिवियर और दूसरी दवाइयां, प्लाज्मा, एडमिट करवा दीजिए और RT-PCR टेस्ट नहीं हो रहे हैं। इन 6 चीजों के इर्द गिर्द पूरे देश से खबरें आ रही हैं। सरकार आंकड़े छिपा रही है। हर जगह ये अलग अलग रिपोर्ट किया जा रहा है कि जो सरकारी आंकड़ों में मृत्यु की दर है उससे कहीं ज्यादा दर है। अलग अलग विशेषज्ञ बता रहे हैं कि समय रहते इस डबल म्यूटेंट के सिम्टम्स पे ध्यान नहीं दिया गया और इसको लेकर रणनीति नहीं बनाई गई। मैं सबसे पहले आपकी पहली टिप्पणी चाहता हूं कि हम इस कंडीशन में पहुंचे कैसे, कहां कहां क्या क्या गड़बड़ रही आपके हिसाब से? देखिए, आप अगर 1918 का जो स्पेनिश फ्लू हुआ था जी, उसका देखेंगे, जो फर्स्ट वेव हुआ था और सेकेंड वेव जी, सेकेंड इंडिया में, सारी पृथ्वी में सेकेंड वेव में ज्यादा लोग का मरण हुआ था जी, देहांत हुआ था। एंड मेरा एग्जैक्ट अकाउंट पता नहीं, आई थिंक अराउंड 3 मिलियन में डेथ्स हुआ था इंडिया में सेकेंड वेव में, whereas फर्स्ट वेव में लेस देन 1 मिलियन था। सो हमेशा सेकेंड वेव में ज्यादा खतरा रहता है। आप देखेंगे USA का भी ये जो लास्ट ईयर ये कोविड पेंडेमिक में फर्स्ट वेव में ज्यादा नहीं था, सेकेंड वेव में जो नवंबर दिसंबर में आया ज्यादा डेथ्स हुआ। यूरोप में भी जो सेकेंड वेव आया उसमें भी सेम हुआ। सो ये आई थिंक सो आप जो बोल रहे हैं प्लानिंग के लिए, हम लोग जो फर्स्ट वेव में जितना काफी कम हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स, ये जो हमारा जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन हमको थोड़ा सांस लेने के लिए समय दिया, प्रिपरेशन करने के लिए समय दिया। इसीलिए जो कुछ हुआ बहुत अच्छी तरीके से हुआ था। मैं नहीं बोल रहा कि दैट सब कुछ 100% परफेक्ट था,
बट जैसे बोलते हैं ना, लाइफ इज नॉट परफेक्ट, बट कोशिश ठीक था कि लॉकडाउन किए, ब्रीदिंग स्पेस मिला, सब कुछ इंतजाम हुआ। हम लोग उस टाइम पीपी भी नहीं मिल रहा था, देखिए उसी ये में पीपी मिलने लगा, ग्लव्स मिलने लगा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जैसे वो नवंबर दिसंबर के बाद जैसे कम होने लगा, हम लोग थोड़ा सा हमारा जो बोलते हैं जो ड्रॉप्ड गार्ड, मैं अगर बोलूंगा वो सही लगा। और आप अगर फॉलो करते रहेंगे वो जो मिस्टर आशीष झा हैं, डॉक्टर आशीष झा, ब्राउन यूनिवर्सिटी का जो एपिडेमियोलॉजिस्ट बॉस्टन में, वो बहुत अच्छी चीज बताए थे। करीब सोमवार का रात का जो इंटरव्यू था उनका, कि उन लोग जो फरवरी का डेटा देख रहे थे इंडिया का, उसी में पता चल रहा था कि सेकेंड वेव इज राउंड द कॉर्नर। उनका वर्डिंग यही था, राउंड द कॉर्नर। तो कहीं पे हमारा थोड़ा सा वही ये निगाना गड़बड़ हो गया, एंड वी डिडंट फोकस ऑन दैट, एंड उसी का नतीजा अभी ये हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सब जो बोलते हैं ना, कैचअप कर रहे हैं। तो अगेन फायर फाइटिंग चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज आप जो बोल रहे हैं कि आप रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब बोल रहे हैं, मैं सबको बोलना चाहता हूँ, सब जितने जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जी प्लीज। तीन चीज सबसे जरूरी है। एक है ऑक्सीजन, सेकंड है हमारा जो बोलते हैं स्टेरॉइड्स, जो स्टेरॉइड्स देते हैं, और लो मॉलिक्यूलर हेपारिन। ये तीन एक ड्रग जैसा है। ऑक्सीजन ठीक तरह से पेशेंट को ठीक समय पे मिलेगा, ठीक तरह से मिलेगा, वो रिकवरी अच्छा होता है। तो अभी हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे थे, और ये जो पैनिक सिचुएशन हुआ, हर जगह पे अपने स्टेट में सब अपने ऑक्सीजन को रखने लगे। तो वी डिडंट बिहेव लाइक अ इंडियन नेशन। हम लोग सब अपने अपना रजोड़ी जैसा बोले, ऐसा करके रह गए। और ये जो पैनिक देख रहे हैं कि राजस्थान नहीं छोड़ रहा, कि हरियाणा नहीं छोड़ रहा, ये नहीं छोड़ रहा, ऐसे ये नहीं होना चाहिए। एंड दुख लग रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ के अभी ये स्थिति हो गया कि ऑक्सीजन के लिए हम झगड़ रहे हैं। और मैं तो एक्चुअली एनेस्थेटिस्ट हूँ और क्रिटिकल केयर डॉक्टर हूँ, अभी एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया। और हर पेशेंट को अगर मैं ऑक्सीजन दे नहीं पाऊंगा, जो आईसीयू में है, क्रिटिकल केयर में है, कि किसका सर्जरी करना है, तो ये बड़ी दुख की बात है। तो मैंने शर्म लगता है कि हम डॉक्टर कैसे हुए और ऐसे कैसे रहे, चलेंगे ऐसे करके। तो ये दुविधा नहीं होना चाहिए हम लोग को। तो मेरा विनती है कि हम लोग ये होना चाहिए कि भारत एक ही है, हम सब भाई बहन हैं, और सबका सेवा करना चाहिए। और आप ठीक हो तो मैं भी ठीक रहूंगा, ये इरादा होना चाहिए। ये थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा भटक गए इसमें। एंड मैं सबको विनती करता हूँ, एग्जैक्ट वर्ड होगा पॉलिटिको ब्यूरोक्रेसी को, कि प्लीज लोगों का सेवा के लिए आ जाइए, और टेक द बाउंड्रीज आउट एंड लेट अस हेल्प ईच अदर। डॉक्टर पाणिग्राही, दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या आप मेरे दर्शकों को ये समझा सकते हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन का सिस्टम क्या है इस देश में, सप्लाई का? हाँ, आप अगर देखेंगे ना, ऑक्सीजन सप्लाई का इतना कमी नहीं है। हम लोग तो अभी तो एक्सपोर्ट भी कर रहे थे काफी मेडिकल ऑक्सीजन। तो ये जो पैनिक सिचुएशन हो गया, वो देख हुआ। दूसरी चीज कि आप अगर स्टेप बैक करके देखेंगे, बिकॉज मैं डॉक्टर में बता रहा हूँ कि जो कोविड महामारी में हम लोग एक हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन यूज करने लगे। तो वो क्या है, काफी ऑक्सीजन लेता है, तो हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन गजलर। तो थोड़ा सा इसको और अगर आप लेमन के लिए ब्रेक डाउन कर सकें। हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो ये जो हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, हम लोग अगर मास्क में देते हैं या एक पाइप पैप मशीन जैसा रहता है, वो यहाँ रख के वो ऑक्सीजन प्रेशर से जाता है अंदर, और जो ठीक उसी से मैनेज हो जाता है, करते हैं। जो मैनेज नहीं होता, फिर हम लोग उसको मैंने इंट्यूबेट करते हैं, ट्यूब डाल देते हैं थ्रोट के अंदर से, वो ब्रीदिंग जो सांस लेने में ही रहता है, और उसको हम वेंटिलेटर पे लगा के उसको सपोर्ट करते हैं। कुछ दिन, कभी कभी कुछ महीने भी चले जाते हैं, एंड वो बहुत पेशेंट रिकवर करते हैं। कभी कभी कोई रिकवर नहीं करता, वो दूसरी बात है, बट वही चल। बट ये जो महामारी के टाइम में उन लोग साइंटिस्ट ने एंड मेडिकल साइंटिस्ट ने देखा कि अगर हम लोग हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन, नाक में एक थोड़ा सा नेजल ऑक्सीजन जो पाइप देके उसमें से काफी तेज से ऑक्सीजन देंगे, वो क्या करेगा, वो जो लंग्स को और ये करके
ऑक्सीजनेशन बढ़ाएगा। तो और अवॉइड करेगा वेंटिलेशन, जो इंट्यूबेशन में वेंटिलेशन करते हैं वो अवॉइड करेगा। एंड इसमें देखा गया कि जिन लोगों को हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन से मैनेज किए हैं, ये जो अमेरिकन डेटा, यूरोपियन डेटा, इंडियन डेटा भी, कि उसमें अगर 100 पेशेंट को हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन में मैनेज किए और 100 पेशेंट को अगर इंट्यूबेट करके वेंटिलेट में मैनेज किए, जिसको हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन किए थे उन लोग ने अच्छे तरफ रिकवर किए। तो उसीलिए वो हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन का इस्तेमाल ज्यादा हो गया। तो इस्तेमाल ज्यादा होने से क्या हुआ, ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा हो गया। तो वो एक कारण है। प्लस ये नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ गया, तो ये सेकंड कारण है। और सबसे इम्पोर्टेंट कारण वो हो गया कि लोगों ने डर लगने सब हर स्टेट में बोले कि हमारा स्टेट को अगर हम ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं करेंगे, हमारा शॉर्टेज होगा, तो हमारा पब्लिक हमको ये करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो ये होके द थर्ड पार्ट हैज, अभी देखिए अब हर जगह पे न्यूज में आ रहा है ये रोक रहा है, ये रोक रहा है, किसी को नाम नहीं बताऊंगा, बट ये नहीं होना चाहिए। तो अगर ये ठीक से मैनेज करेंगे, ऑक्सीजन का शॉर्टेज नहीं होगा। तो ठीक से अगर मैनेज करेंगे, अभी बता रहा हूँ, अभी जस्ट आपका फोन आने से पहले आप सुने होंगे उड़ीसा गवर्नमेंट का, जो उड़ीसा चीफ मिनिस्टर राजी हो गए ऑक्सीजन देने के लिए हर स्टेट को जो चाहते हैं। महाराष्ट्र का गाड़ी जाके ऑक्सीजन लेकर आ रहा है, बट उड़ीसा का उन लोग बोल रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस में जब इंटरेक्ट कर रहा था कि दिल्ली का गाड़ी नहीं किया। तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट से कुछ अपने ये करके कि हमारे अगर दिल्ली से गाड़ी जाएगा तो वो लोग फिल करके ऑक्सीजन दे देंगे। तो ईस्टर्न इंडिया में ऑक्सीजन का सरप्लस है, नॉर्थ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया का थोड़ा सा शॉर्टेज है। तो अगर इंडिया होल देखेंगे शॉर्टेज नहीं है, बट वो लॉजिस्टिक का इश्यू है, कैसे गाड़ी भेज के या ट्रेन में या ट्रक में कैसे करके जल्दी करके लाके जहां जरूरत है वहां उनका पहुंचाना है हमको। तो वो थोड़ा सा वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। एंड अगर आई थिंक ये यहाँ पे जो होना चाहिए, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट लीड लेके इसको थोड़ा सा अच्छी तरह अगर करेंगे तो हो जाएगा। डोंट यू थिंक डॉक्टर कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लीड पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले ले लेनी चाहिए थी? दे आर लेट। देखिए, मैं किसी को अभी ब्लेम कम करने से तो ये नहीं है, बिकॉज हमेशा इंग्लिश में बोलते हैं कि इन हाइंडसाइट वी आर वाइजर, ठीक है। बट आप सही बोल रहे हैं कि अगर ये थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो तो ये सिचुएशन नहीं होता। यू आर राइट, बट एटलीस्ट अभी तो लोग जाग गए एंड कोशिश कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट करके। अभी सर्कुलर भी चला गया कि कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी का रोकेगा नहीं। हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बुला हुआ के आप देखना कि कोई भी सब जो आपका जो ऑक्सीजन व्हीकल्स होते हैं उसको एम्बुलेंस जैसा आपको उसको सोचना चाहिए कि जैसे एम्बुलेंस को हम लोग फ्री रन देते हैं, इन लोग को भी फ्री रन देना चाहिए। जिस लोकेशन में उनका बुकिंग है, जहाँ पहुंचाना है उनको पहुंचाना चाहिए। तो लेट हुआ है जरूर, बट एटलीस्ट अभी तो देखते हैं। अगर ये हमारे टास्क फोर्स जो बन रहे हैं और जल्दी अगर हो जाएगा तो कुछ तो सुलझ जाएगा। अदरवाइज अभी का हालत काफी खराब है अक्रॉस, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में। सर यूपी में भी बहुत बुरा हाल है, लखनऊ में भी बहुत बुरा हाल है। डॉक्टर विक्रमादित्य कुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं जेएनयू से, पब्लिक हेल्थ एंड डिजीज पॉलिटिकल इकोलॉजी के स्पेशलिस्ट। डॉक्टर चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन डॉक्टर विष्णु, मैं इसी क्रम में एक सवाल और जानना चाह रहा था। मेरी सर कई ब्यूरोक्रेट से बात हो रही थी कल, और वो ये कह रहे थे कि मेडिकल ऑक्सीजन का जो सिस्टम है वो सेंटर से कंट्रोल होता है। बोले कि अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट के भी किसी प्लांट में ऑक्सीजन बन रही है तो हम उसको अपनी तरफ डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं, हमारा कहीं और जा रहा है और हमको ईस्ट इंडिया पे देखना पड़ रहा है, एज यू मेंशन्ड। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या है, क्या वो मार्केट से प्रोक्योर करते हैं या उनको भी सेंट्रल एजेंसी से मिलता है? थोड़ा उसके बारे में बताइए। जैसे अभी तो जो था कि सब हर प्राइवेट हॉस्पिटल अपना अपना जो सप्लायर से ये करके डायरेक्ट प्लांट से लेते थे जी। जैसे हम लोग भिवाड़ी आइनोस का जो भिवाड़ी प्लांट है वहीं से लेते थे। तो सेम मेदांता का भी सेम होगा, अपोलो का सेम होगा, ऐसा होता है जी। बट अभी जो ये जो
मारामारी चल रहा है अभी ऑक्सीजन के लिए, तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि ये जो निकलेगा प्लांट से ये कंट्रोल होगा, कहाँ कहाँ जाएगा। तो जैसे दिल्ली का देखिए, दिल्ली सरकार का भी बता दिए थे, अभी रीजन में उनका एक नोडल ऑफिसर बन गया, तो साउथ दिल्ली का इस हॉस्पिटल में इतना जाएगा, इस हॉस्पिटल में इतना जाएगा, तो उन लोग डायरेक्ट करेंगे। इवन इफ हम लोग 10 टन के लिए हम लोग बुकिंग है एंड एडवांस दिए है, जो भी है, दैट इज अनल्ड। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है अंडर द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। तो अभी वही हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि अभी जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से पब्लिक हॉस्पिटल में भी जा रहा है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल जो जहाँ पे उनका ज्यादा क्रिटिकल केयर बेड्स है, सफर वही कर रहे हैं। प्रॉब्लम वही हो गया। मैंने ये कोई मैंने बताता नहीं है, लेकिन अगर आप लखनऊ में देख रहे हैं, अभी लखनऊ में आप जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स का आप हिसाब कर लीजिए, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स होंगे वहां पे उनका क्रिटिकल केयर बेड्स ऐड कर देंगे, और जितना पब्लिक हॉस्पिटल्स है उनका क्रिटिकल केयर बेड ऐड कर देंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल का क्रिटिकल केयर बेड संख्या ज्यादा होगा। तो इसके मतलब क्या है, उनको ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाना चाहिए, लेकिन अभी जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, प्रॉब्लम प्राइवेट हॉस्पिटल में आएगा। तो अभी आप तो बोल रहे हैं कि एक तरफ से बेड बढ़ाओ, पेशेंट ज्यादा लो, ठीक है, प्राइवेट लोग ने, प्राइवेट हॉस्पिटल ने वो कर दिए, बट अगर सिर्फ बेड बढ़ाने से और वेंटिलेटर रखने से तो नहीं होगा, ऑक्सीजन भी चाहिए। जब पहली वेव आई कोविड की, तब लोगों ने कहा कि वी वर लेस प्रिपेयर्ड, लेकिन ये जब दूसरी वेव आ रही है तब हमारे पास तैयारी का बहुत वक्त था। डॉक्टर पाणिग्राही ने कहा कि हमने अपने गार्ड डाउन कर दिए थे, सरकार के लेवल पर और समाज के लेवल पर भी। आपका क्या कहना है इस पर? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Sorry, I was muted. Yeah, Panesh, so thank you for organizing this discussion. Even talking across say cross section of society, that what we have missed over a year, at least that I can definitely say. Please. But we did have discussions. Let me say three things as something as we look at in public health. Number one, especially in case of India, which is currently some kind of category. If we categorize the Indian state, it will qualify to be a neo-populist state. In such a neo-populist state where the Prime Minister of India, say it's a good claim or a bad claim, I'm not going into that, but the claim is that he is the second most popular leader on Twitter. Maximum number of individuals follows him. And follows him not only on Twitter, but otherwise also in good and bad, whatever that he has called for. So somewhere that if we look at is such a mass following, why have we let down our guard? That answer, it might be discomfortable and uncomfortable for the different ruling party in different states. But the fact is the popular leadership has behaved in a manner which is absolutely not in consonance with the public health behavior as an institution, as also as an individual guiding leadership. Because if you have a stretcher of, say, a Masiha, the Masiha must behave in a manner which is followed in a letter and spirit, which will help people to survive and help others. Like the three things where we have actually failed, absolutely. One, that we did not even have, even till today when we are talking, we do not have a robust institutional mechanism to deal the pandemic at a country level. At all India level, the team that ICMR has put up is packed with the medical doctors. We do not have even public health experts which can advise government as other countries have, like the CDC in United States, or even we do have CDC in our own country. But the head of the CDC or the epidemiologist at best, at minimum, I would say, have not been roped in the chalking out the plan how to deal with the pandemic. See, everything cannot be one man's job or one woman's job. We have to have a robust plan. So that is the first thing that we failed, to pool our resources within the country of the public health experts. Like even in JNU, we have a social medicine center, and we have 6 professors who are, the 3 of them are qualified doctors, but then engaging in public health and management for, say, last 20, 30 years. They did not find it appropriate to rope them in the plan, even at the institution level.
So that's the first failure, I would say. The second, when we were supposed to enhance our infrastructure, like when the first lockdown happened, the world appreciated the Prime Minister that India has managed COVID well, despite the deaths that we have out. I will consider it a COVID death, but because of the hardship that people faced on the front of livelihood. But we did try to keep in control the numbers for whatever. So that's the second failure that we have, that the year that we got, we did not spend in improving our public health infrastructure. We had a global experience, that second wave, and not only this COVID, we look at the Spanish flu, you look at any say pandemic, malaria event in the East Asia, or the cholera epidemic that happened in the latest was 1967. The second wave graph is sharper and taller. So we did not envisage that what would be the level of preparedness that we might need as a country. And the third failure, which is abject failure, is that state. When I say state, it is not a particular province. I look at in terms of the structure of a state, like the union government as well as the provincial government. We did not have a system in place, what we call a disease surveillance system. Even today, what we are seeing, the number of people who are, say, reportedly ill or reportedly dead is far more underreported. It is so sad, Abhishek, to realize that the individuals, the loved ones, the mothers, the sisters, the fathers, the sons have become just a mere number, and that too, denying their counting even. The state government and union government is not even counting the death properly. And I am as a public health expert, I'm saying it's painful to realize that people who are dying because of pandemic are not even counted. So the three failure, I would say, that institutional failure in terms of the leadership. The second definitely is the preparedness. And third is having a robust disease surveillance system. We have the digitization and a kind of networking that we have, but our disease surveillance system is poor. And I'm saying the reason, one of the reasons is that somehow we did not find it important to have public health experts as a team leading to the disease, I would say, management team, rather than we packed it with the medical doctors. I'm not having any disrespect because they are the ones who are saving the lives, but let them save the life and public health expert can manage it outside, whether in terms of the containment or whatever measures that we can do in terms of public behavior, or even say extension and outreach program that we have to have. I would still urge whichever agency, whichever state that is listening, or the people who are listening, please have a system where you rope in public health experts. They are not that what we call is a medical expert. There are clinical experts and public health experts. We are depending too much on the clinical experts to do everything. You can't ask clinical expert to say manage oxygen cylinders. They are supposed to get the oxygen cylinder. When they open the knob, it should be flowing. Somebody else should do that. Now, if the doctors and that, imagine that, say that chief medical officers of the different hospitals are queuing in the courts of the country. It's not their job. If we have a public health management team, that team will be responding to it. So that would, I would say as an opening comment. If you have other questions, please go ahead. That's very insightful, Dr. Chaudhary. Dr. Vishnu Panigrahi, आप कुछ जोड़ना चाहते थे? मैं वही बोल रहा था, बिकॉज अब देखिए, मैं जो बोल रहा था कि मिस्टर डॉक्टर आशीष झा इज एपिडेमियोलॉजिस्ट ऑफ रिप्यूट, एंड मेरा को पैनलिस्ट जो बोल रहे थे, सही बात है कि पब्लिक हेल्थ का हम ध्यान करना चाहिए. ये और जितना पेंडेमिक होता है, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन के लिए हो रहा है. तो अगर हम जो ब्रीदिंग टाइम मिला था, अगर हम पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स लेते, एपिडेमियोलॉजिस्ट का इस्तेमाल करते, तो मैं नहीं बोल रहा कि सेकेंड वेव बिल्कुल नहीं होता, पर सेकेंड वेव इसी भयानक प्रोपोर्शन में नहीं होता. तो आई थिंक सो दैट्स अ वेरी राइट थिंग, बिकॉज बीइंग अ क्लिनिशियन मैं इतना बताऊं, मैं सहमत हूं कि वी आर नॉट द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स एज फार एज एपिडेमियोलॉजी इज कंसर्न. डिजीज प्रोग्रेशन देखने के लिए हम लोग मरीज आएंगे, मैं एनेस्थेसिस क्रिटिकल केयर हो, मैं ओटी में काम करूंगा, ऐसे में क्या काम करूंगा. बट द प्रेडिक्शन जो मॉडल्स बनाते हैं, डेटा आता है, एक अच्छा चीज बोलते हैं जो अंग्रेजी में बोलते हैं, द
आई सीज व्हाट द माइंड नोज. सो डेटा आ रहा था, बट जो मिस्टर झा, डॉक्टर झा बोल रहे थे कि फरवरी में जो डेटा आ रहा था, इट वाज वेरी अपैरेंट दैट अ सेकंड वेव इज कमिंग, बट बिकॉज द राइट पीपल वर नॉट देयर, they didn't pick up this. So I think so जो हो गया. I think so it's a wake up call हमारे लिए कि the right persons have to be there. It's a teamwork, and in the team the epidemiologists, public health experts have to be there. And और एक चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ कि इंडिया का अर्बनाइजेशन बढ़ते जा रहा है. तो आप देखिए, आप हमेशा ये बाद में भी होगा कि हम एक सिटी का प्लान कर रहे हैं, एक शहर का प्लान कर रहे हैं, स्मॉल टाउन का, बट पब्लिक हेल्थ को कभी उसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं एट द प्लानिंग स्टेज. जो बोलते हैं जब नक्शा बनता है कैसे करेंगे, उसी टाइम से अगर करेंगे, लॉट ऑफ योर डिजीजेस जो होता है बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर पब्लिक हेल्थ प्लानिंग, ये नहीं होगा. सो आई थिंक सो इट इज अ वेकअप कॉल. मैं दर्शकों को ये बोलना चाहता हूँ कि पब्लिक हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग का एम होना चाहिए कैसे लोगों को सुखी रखें और सुरक्षित रखें. टू स्टे हेल्दी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और उसमें पब्लिक हेल्थ का बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जो हम लोगों को वही स्थान देना चाहिए. थैंक यू. मैं इससे पहले कि डॉक्टर चौधरी के पास अपने अगले सवाल के लिए जाऊं, डॉक्टर पानीग्राही, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं आपसे कि ये जो सेल्फ मेडिकेशन का भी एक दौर चल रहा है, हम लोग लगातार देख रहे हैं, जिसमें कई डॉक्टरों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि पेशेंट प्रेशर बना रहे कि व्यूअर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? इतना बताऊंगा जी, दैट ये कोविड महामारी है, इट्स अ वेरिएंट. जैसे फ्लू होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, उससे थोड़ा सा एक वेरिएंट है. एंड ये जो आप सुनते रहते हैं रेमडेसिविर, टोसिलिजुमाब, मैं बोलता हूँ आई कॉल इट, इट साउंड वेरी रोमांटिक, बट 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है. रेस्ट करिए, ऑक्सीजन दीजिए एट राइट स्टेज. स्टेरॉइड जो बोलते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन हो या आपका मिथाइलप्रेडनिसोलोन और डेक्सामेथासोन जो दे रहे हैं, ये है. और तीसरी चीज है लो मोलेक्युलर हेपेरिन. ये तीनों तीसरी चीज लो मोलेक्युलर हेपेरिन, जो बिकॉज ये क्या होता है ना, ये जो कोविड में लंग्स में छोटा छोटा क्लॉट्स बनता है, एंड क्लॉट बन जाएगा. लंग्स क्या होता है, मल्टीपल बैलून्स होता है, फेफड़े, उसमें ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाता है, उसके थ्रू से ब्लड में चले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देते हैं. तो वो जो छोटे छोटे बैलून जो होता है, एल्वुले बोलते हैं, उसी में छोटा छोटा क्लॉट्स बन जाता है. तो ये लो मोलेक्युलर हेपेरिन वो प्रिवेंट करता है कि एंड सो इसीलिए ये तीनों. आप रेमडेसिविर का जो डेटा भी है आप पढ़िए, उसमें से स्टैटिस्टिकली कोई सिग्निफिकेंट डेटा नहीं है कि WHO ने अपनी लिस्ट से हटाया, एम्स के भी डायरेक्टर डेथ प्रिवेंट करता है. तो जो ओनली थिंग जो बोला हुआ है कि अगर 15 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन है, वो 12 दिन 13 दिन करेगा, विच इज ऑल्सो नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट. टोसिलिजुमैब का अगर जो बोलते हैं जो साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, तो उसका अगर इन्वेस्टिगेशन में विंडो पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी विंडो पीरियड में देंगे तो हो सके काम आएगा. बट वो जो एम्पिरिकली आजकल सब बोलते हैं कि रेमडेसिविर दे दो, टोसिलिजुमैब दे दो, तो मैं उसलिए बोलता हूँ इट्स अ रोमांटिक वर्ड टू यूज. एंड लोगों को आजकल सब तो डॉक्टर गूगल बन गए, तो वो देख के वो भी बोल रहे ये नहीं है, वो नहीं है, ये दो. एंड हमारे डॉक्टर्स को भी हमारा भी गलती है कि हम लोग भी उसी में ये कर रहे हैं, तो जो नहीं करना चाहिए. वी शुड फॉलो भाई गाइडलाइंस, फॉलो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो बोलते हैं ना, वही होना चाहिए. डॉक्टर चौधरी, मैं इसी आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाऊंगा. हमारे देश में साक्षरता का, शिक्षा का, मेडिकल लिटरेसी का क्या स्तर है, हम सब जानते हैं. एक चीज हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कि लोग खुद से जाके दवाई ले लेते हैं. अरे ये है तो ये खा लो, ये है तो ये खा लो, और धड़ल्ले से आपको मेडिकल स्टोर पे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दवाइयां मिलती भी हैं. इस पर आप लोगों की क्या शोध है, क्या इसकी वजह, इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि ये बिहेवियरल इशू भी है. अभी ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये सच्चाई है कि पिछले 2-3 महीने में जब पहला वेव आया और दूसरा वेव आया, और ये दुनिया के पैंडेमिक के जो स्टडीज हैं जो हमने भी कर रखे हैं, या स्पेनिश फ्लू की स्टडी है, या ये प्लेग की स्टडी है, जो कि मेजर ग्लोबल पैंडेमिक रहे, लोगों का ट्रस्ट टूटता है.
और लोगों का ट्रस्ट किस चीज से टूटता है? वो है क्राइसिस से। जब आप किसी अपने प्यारे को खो देते हैं या अपने किसी मित्र को, अपने किसी कलीग को देखते हैं कि वो विलाप कर रहा है अपने परिजन का, तो विश्वास खत्म होता है। और ये विश्वास खत्म इसलिए होता है क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम जो हमारा वो ओवरबर्डन्ड है। दे आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू जो वो कमिट करते हैं या जो उनकी प्रॉमिस अपने आप से होती है एज ए डॉक्टर। तो एक तो वहां से आती है। दूसरी जो समस्या हिंदुस्तान की है वो क्लासिक समस्या है, और इसमें भी स्टेट का रोल है कि ये देखिए, साइंटिफिक टेम्पर, जिसको साइंटिफिक टेम्पर जो है एक ओवर जनरेशन बिल्ट की जाती है। हिंदुस्तान ने बड़ी मेहनत से आजादी के बाद साइंटिफिक टेम्पर की तरफ मूव किया था। आई वुड नॉट से कि हम साइंटिफिक हो गए थे, बट कुछ चीजों में हम साइंटिफिक हो रहे थे, कुछ चीजों में हम अभी भी अपनी परंपरा को मान रहे थे। लेकिन जब स्टेट एज ए लीडिंग फोर्स प्रमोट जो अनसाइंटिफिक बिहेवियर है, हमारी जो पॉपुलर लीडरशिप है, देखिए हमें अपने संस्कृति पे गर्व होना चाहिए, ये एक अलग बात है। बहुत सारी चीजें हैं जिसके हमें संस्कृति पे गर्व करना चाहिए, खैर वो कोई बताता नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जिन चीजों की जरूरत नहीं है, जो अनसाइंटिफिक है, उनको प्रमोट किया जाना कभी कभी भयभीत करता है भविष्य के लिए। जैसे आप देखेंगे जो पहला फेज था, तो हिंदुस्तान में राष्ट्रीय स्तर पे एक कार्यशाला की गई जिसको कहा गया कि गौमूत्र सेवन किया गया, सामाजिक रूप से, सामूहिक रूप से लीडरशिप ने किया। अब ये बताएं कि अगर, मैंने पहले ही कहा है कि प्लीज इस बात को ध्यान रखा जाए कि प्राइम मिनिस्टर की बड़ी मास फॉलोइंग है हिंदुस्तान। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ने उस चीज को कंडेम नहीं किया तो लोग मानते हैं कि उन्होंने कंडोन किया क्योंकि उनके पार्टी के लोग कर रहे थे। अब लोगों की ये समस्या है कि जब उनकी खुद की जीवन पे ये आती है तब तो वो उपलब्ध नहीं होता है, उससे जान तो बचनी नहीं है। फिर लोग तमाम तरह के, जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि गूगल पे चले जाते हैं, तो दो ही चीज पे आपको यकीन करना है। अब गूगल आपको बताएगा कि ये दवा है तो वो दवा। अगर यही गूगल होता तो फिर इतने डॉक्टर्स हैं किस लिए? फिर तो ओवर द काउंटर। अच्छा, दूसरी सिस्टम हमारे यहाँ जो है वो फिर कहूंगा कि जो हमारी लीगल सिस्टम है, जो इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट सिस्टम, वो इतनी वीक है कि दवा की दुकान पे देखिए ऑलरेडी गाइडलाइंस हैं हिंदुस्तान में कि अगर आप ओवर द काउंटर मेडिसिन के अलावा कोई भी दवा बेचते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो यू आर लायबल फॉर इम्प्रिजनमेंट। लेकिन ये इम्प्रिजनमेंट जो इन्फोर्स करने वाली एजेंसीज है वो स्टेट है। तो स्टेट की कमिटमेंट कितनी है कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म या सीआरपीसी के प्रति, ये देखना जरूरी होगा। अच्छा, दूसरी आजकल एक और प्रॉब्लम हो गई है कि जो ऑनलाइन टेलीमेडिसिन या मेडिसिन के नाम पे जो होता है, इसके वेरिफिएबिलिटी की इतनी वीक स्ट्रक्चर हमने क्रिएट की है। एक तो वो आवश्यक है, लेकिन उसकी वेरिफिएबिलिटी की बहुत वीक स्ट्रक्चर है। हाउ वी बाय अ मेडिसिन, जब हम दुकान पे दवा खरीदने जाते हैं और आपने जब एक सिस्टम होना चाहिए कि भाई टेलीमेडिसिन में भी डॉक्टर के साइंड प्रिस्क्रिप्शन स्कैन कॉपी भेजे व्हाट्सएप पे, मेक अ सेंस। लेकिन होता यह है कि किसी ने लिख के दिया, वो मतलब जो मेडिसिन ओवर द काउंटर नहीं दिए जाने वो भी दे दिए जाते हैं। तो अगेन कहीं ना कहीं स्टेट को हमें जिम्मेदार मानना पड़ेगा। जो यूनियन गवर्नमेंट है या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, इनकी जो जिम्मेदारी है, देखिए इनकी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि हमारा या आपका ट्विटर और फेसबुक पे देखने की क्रिटिसिज्म है तो उनको आप इम्प्रिजनमेंट कर दिए। उनकी जिम्मेदारी यह है कि जो लोग लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको इम्प्रिजन करें, रादर देन दोज हु आर क्रिटिसाइजिंग द नॉन इंस्टीट्यूशनल इम्प्लीमेंटेशन, कि जो गैर संस्थागत चरित्र की जो आलोचना करे, अगर आप उसे ही बंद करेंगे तो फिर लोग वही करेंगे कि रेमडेसिविर मांगेंगे और ऑक्सीजन सिलेंडर लूट के चले जाएंगे। अब दमोह की घटना इतना, मतलब आप अगर देखें सौरभ, तो मतलब चिलिंग इफेक्ट देती है शरीर में कि सोचिए उस पेशेंट के तीमारदारों का क्या मानसिक स्थिति रही होगी। वो ऑक्सीजन लेके चले गए, उनको पता है कि वो ऑक्सीजन नहीं लगा सकते क्योंकि सिर्फ सिलेंडर से ऑक्सीजन नहीं लगता है, उसका रेगुलेटर होना चाहिए। लेकिन लोगों में इतना इम्पेशेंस है कि लोग वो लेके चले जा रहे हैं कि उनको लगता है कि सिलेंडर से ही जान बचनी है। जान तो तभी नहीं बचनी है। लेकिन ये जो मेडिकल, कल एक डॉक्टर साहब बता रहे थे, भोपाल मेडिकल एम्स के डायरेक्टर थे, वो कहे कि लोगों का जो गुस्सा है वो कब फूट पड़े, ये पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट का ये भी पार्ट है
कि लोगों को ये बार बार बताना पड़ेगा कि हमारी हेल्थ केयर सिस्टम में हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं और क्या इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंट तौर पे बताएं तो लोगों में भरोसा आता है। और जो पब्लिक हेल्थ के अंदर जो आउटरीच प्रोग्राम हम जिसको कहते हैं, वो नॉलेज गैप कम करता है। देखिए, हम लोग इतने दिन से पब्लिक हेल्थ कर रहे हैं, मैंने टीबी पे काम किया है, बेसिकली इन्फेक्शियस डिजीज पे, लेकिन फिर भी जब मैं किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल डॉक्टर के साथ आमने सामने बैठता हूं तो 5 मिनट हमें भी लगते हैं ये बात समझने में कि जो बात कह रहे हैं शरीर के बारे में वो कहाँ गैप है। तो अब आप इमेजिन करें कि जो लोग मेडिकल फील्ड के नहीं हैं उनका नॉलेज गैप कितना है, और डॉक्टर्स की क्या मजबूरी है, उनको क्या समझाएंगे। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो बबल्स होते हैं और जो क्लॉट होते हैं कैसे लंग्स में, पब्लिक हेल्थ फील्ड शायद किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा, नहीं आ सकता है, क्योंकि वो नॉलेज नहीं अवेलेबल है मास में। तो एक मास है जो बीमार हो रहा है और एक ग्रुप है जिसको मैनेज करना है। तो हमें इस बात को, ये जो गैप है इसको ब्रिज करना पड़ेगा, और वो एक दिन में संभव नहीं है। ड्यूरिंग पैंडेमिक अगर हम ये चाहें कि हम ये गैप ब्रिज करने, तो बहुत ज्यादा सिस्टम ओवरबर्डन हो जाएगा। कैसे मैं करेंगे भाई? अब मैंने पहले भी कहा कि डॉक्टर्स को अगर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हॉस्पिटल के बाहर इंतजार करना पड़े, तो एज ए स्टेट वी शुड, और एज ए सिटीजन वी शुड हैंग आवर हेड इन शेम। हमें शर्म से हमारा सर झुक जाना चाहिए। पता नहीं फिर भी हम किस बात का गर्व करते हैं जब हमारे, मतलब मैं तो देखता हूं तो कांप जाता हूं कि बताइए मेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मतलब गेट के बाहर खड़े हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर ट्रक से आया, और वो ये उनका काम नहीं है। हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हॉस्पिटल लेवल पे, अभी भी मैं कह रहा हूं पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट के हायरार्किकल टीम बनाएं। टॉप लेवल पे वो हो जो ये मैनेज कर सकें, मिड लेवल पे वो हो जो सेक्टर वाइज मैनेज कर सकें, और ग्राउंड लेवल पे पब्लिक हेल्थ वॉलंटियर्स की वो टीम हो जो एक एक इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर सके और बिटवीन पीपल एंड इंस्टीट्यूशन एक ब्रिज का काम कर सके, कि जो तीमारदार हैं उनके बीच में और डॉक्टर के बीच में कोई ना कोई कम्युनिकेशन चैनल हो सके। ये अगर 3 लेयर अगर हम अभी भी कर पाए, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट एंड वॉलंटियर की टीम अगर हम जमा करें, तो मुझे लगता है कि मैनेज करना आसान होगा। क्योंकि प्लीज मान लीजिए कि सेकेंड वेव इज नॉट द लास्ट वेव। इस वेव के खत्म होने के बाद थर्ड वेव के लिए हमें तैयार होना होगा, लेकिन वो तो तब होगा जब इसमें कितने लोग बच पाएंगे। सी इट इज नॉट अ नंबर, इट इज ऑल्सो, देखिए अंदर से लोग, मतलब एवरी मॉर्निंग आई एम टेलिंग यू, देखिए मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, पिछले 3 दिन से एवरी फोन कॉल दैट आई रिसीव सिंस मॉर्निंग टिल मतलब पास्ट मिडनाइट 1 AM तक, वो किसी न किसी कोविड रिलेटेड कॉल होता है। डॉक्टर साहब कहीं हॉस्पिटल करा दीजिए, सर कहीं देख लीजिए, सर वो नहीं हो रहा है, क्या कर दें, कहीं ऑक्सीजन मिल जाएगा, बिना ऑक्सीजन के कैसे जिंदा रहेंगे। आप तो डॉक्टर्स को जानते होंगे। अब मैं क्या कहूँ कि भाई मैं डॉक्टर्स को जानता हूं तो मैं ये भी जानता हूं कि वो बेचारे 24 घंटे में 26 घंटे काम कर रहे हैं, और सिर्फ शरीर से नहीं, वो सोते भी हैं तो उनको पेशेंट दिखता है कि यार आज एक को नहीं बचा पाए। थिंक ऑफ अ ट्रॉमा दैट अ डॉक्टर गेट्स। वो कमिट करते हैं, वो ये प्रण लेते हैं कि हम हर जान बचाएंगे, और जब उनके बेड पे, उनके कंट्रोल में जो, आई एम नॉट सेइंग इवन द टॉप लेवल डॉक्टर जो लोग वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे ये हैं जो मतलब दे आर मैनेजिंग द ICU एंड द वार्ड, उनके वे वार्ड से अगर 3 डेथ हो जाती है तो बात करने की स्थिति में नहीं रहता। अगले दिन सुबह में कहता है क्या करें सर, कल 3 नहीं बचा पाए। अब बताइए कि हाउ बिन, क्या कहें वैसे डॉक्टर को कि एक आदमी कहां से भर्ती कर दे। कल एक LNJP में मेरा है मतलब जूनियर, उसने कल फोन किया, मैंने उसको, क्योंकि कुछ क्राइसिस हो गई थी मैक्स में, मैंने उसको फोन किया कि यार मैक्स में किसी को कहो। उसने कहा कि सर मैं क्या कहूँ, मेरे यहाँ हर एक बेड पे 2 पेशेंट में एडमिट करके रखा हूँ और उनको बारी बारी से ऑल्टरनेट ऑक्सीजन दे रहे हैं, क्या करें। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 1 हॉस्पिटल और 2 हॉस्पिटल, बट द सिस्टम इज सो ओवरबर्डन। और इसके लिए मैं अभी भी कह रहा हूं कि तैयारी आगे की करनी चाहिए। इट इज नॉट अ पीक येट, इट इज सेकेंड वेव। इसकी पीक आनी है। अभी भी लोग ईमानदारी से एज अ ह्यूमन लीडरशिप, नॉट एज अ पॉलिटिकल लीडरशिप एंड नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा और नंबर ऑफ सीट्स इन विधानसभा के तौर पे लोग ना सोचें। वो एक ट्रू सेंस में
भारत के प्रधानमंत्री और किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर सोचें कि ये देश की सारी जनता को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, यह असंभव काम है। डॉक्टर शर्मा, आपका स्वागत है। आपने डॉक्टर चौधरी की कही बातों को सुना। मैं सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस भी आ रहे हैं पूरे देश से जिसमें पेशेंट खींच के मेडिकल स्टाफ के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं। आई वांट टू नो सर कि जिस ट्रॉमा की बात डॉक्टर चौधरी ने कही, क्या गुजर रही है आप लोगों के ऊपर? हेल्पलेसनेस तो हमें दिख रही है जनता के लेवल पर भी और मेडिकल कम्युनिटी के भी लेवल पे, क्योंकि आपने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी हेड किया है, आपकी लगातार सारे डॉक्टरों से बात हो रही होगी। I have no hesitation in admitting there is a complete systemic failure. अगर कल रात को आप देखें, गंगाराम में एक रात में 24 डेथ्स हुए। मैं कितने अपने डॉक्टर भाइयों के साथ संपर्क में हूँ जो कोविड सेंटर्स रन कर रहे हैं। एक ने आज हॉस्पिटल बंद किया है कि मैं इससे ज्यादा मरीज नहीं ले सकता, मेरे को अगर ऑक्सीजन नहीं दोगे, मेरे 16 पेशेंट वेंटिलेटर पे, मैं क्या करूं। किसी का दिल्ली से फोन आता है कि यमुनानगर में वेंटिलेटर अवेलेबल है तो मैं उनको लेके वहां आ जाऊं। और यथास्थिति ये है आज के, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ें, मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स में मिस्टर भार्गव की स्टेटमेंट है कि जो मारुति ने वेंटिलेटर्स बनाए हैं वो 6000 वेंटिलेटर मारुति के वेयर हाउस में ही पड़े हैं, एंड द अदर वेंटिलेटर्स आर नॉट इवन ऑफ गुड क्वालिटी। और किसने, स्पेनिश फ्लू पहले बात हो रही थी, किसने नहीं चेताया? हमने इनको चेताया कि प्लीज तैयारी करो, अगर वेंटिलेटर है पहले आप ट्रेनिंग तो दो वेंटिलेटर्स की। पहली स्टेज में आईएमए के डॉक्टरों ने मेरे आह्वान पर हर जिले सिविल हॉस्पिटल में जहां वेंटिलेटर नहीं थे हमने वेंटिलेटर दिए, बट देन द प्रॉब्लम वाज स्टाफ डिडंट नो हाउ टू डू, दे हैव नॉट क्रिएटेड फैसिलिटीज। आप रिक्रूटमेंट ऑफ डॉक्टर्स देखो, हम सारे आज कह रहे ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, टोक्लिमाजोल। मेरे को बहुत दिन से डर लगता है कि आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे। इतने लंबे लंबे टाइम काम करके कोविड फटीग हो चुका है। And tell me, where is the DGHS and the NCDC chief? Why is it a political issue? हम ऑक्सीजन की कमी पूरी कर रहे हैं। अरे पॉलिटिकल लीडरशिप, आपने इतनी रैलियां कर दी, आपने कुंभ मेला कर दिया, किस एक्सपर्ट ने नहीं कहा कि ये नहीं करनी चाहिए? Uttarakhand has exploded because of that. UP has exploded because of that. Delhi has exploded because of that. हम इतने एडवर्टाइजमेंट पे पैसे खर्च कर रहे हैं, हर एक, it has become a political agenda. State, we are all Indians. हमें स्टेट के हिसाब से विभाजित मत कीजिए। हरियाणा वाले कहते हैं हमने ऑक्सीजन सिलेंडर रोक लिए, हम दिल्ली को नहीं देंगे, तो दिल्ली वाले जीना नहीं, उनका हक नहीं है जीने को। कोई कहता है जी ऑक्सीजन लूटी गई, सड़क पे ऑक्सीजन का ट्रक लूटा जाता है, वेयर इज द लॉ एंड ऑर्डर? आप कहते हैं जी बॉर्डर पे रुका हुआ है। अरे आर्मी हेलीकॉप्टर्स बुलाओ, लिफ्ट द टैंकर्स फ्रॉम दैट प्लेस एंड ट्रांसपोर्ट इट। पिछले साल ऑक्सीजन की शॉर्टेज आई, व्हाई वाज इट एक्सपोर्टेड? आप वैक्सीन दे रहे हो, आज आप कह रहे हो वैक्सीन की 3 प्राइसेस आ गई, एंड आई विल नॉट नेम द कॉर्पोरेट हाउस, इट हैज गिवन परचेज वैक्सीन्स एंड हैज गिवन ऑफर टू इट्स एम्प्लॉयज ऑल अक्रॉस द इंडिया दैट ये आपके लिए हमने अलग से वैक्सीन अरेंज कर दी है एंड गेट वैक्सीनेटेड। हम कोल्ड चेन मेंटेन कर रही है। This is the system which has been corrupted to this an extent, and I'm sorry to say, एक तरफ वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कहते हैं कि मैं तो आज तक कभी अस्पताल ही नहीं गया, माइल्ड केसेस में आप हल्दी और च्यवनप्राश खाओ। अब वो माइल्ड पेशेंट सीवियर स्टेज में, उसको कुछ पता ही नहीं है बेचारे आम आदमी को। हम लोग तो, आप लोग तो इंटरनेट पढ़ के वी नो वी हैव टू गो टू हॉस्पिटल, वो तो गाड़े गुड़े पीपू के परेशान होके सीवियर केसेस में होके तब हॉस्पिटल पहुंच रहा है। I was talking to a corporate hospital just now. I am in Manesar. He said, "Sir, respect for all of you, but don't ask for a bed, don't ask for a ventilator." अहमदाबाद की पिक्चर देखिए, मारुति 800 में सिलेंडर लेके लेडी बैठी, फोन आता है मुझे, यार कहीं से आप एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अरेंज कर सकते हो? हम कहते हैं जी
हम एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे हैं और हमारे पास ऑक्सीजन नहीं। पॉलिटिक्स हैज टेकन ओवर एवरीथिंग। कभी मैंने डीजीएचएस को नहीं आने दिया, हर एक स्टेट में, हर एक सेंटर में इट इज बिकम ए पॉलिटिकल एजेंडा। पॉलिटिशियंस आते हैं जिनको कुछ पता भी नहीं है, वो अनाउंस कर रहे हैं पॉलिसी। किसी डॉक्टर को बुलाया है आज तक? कभी आपने दिल्ली की डीजीएचएस को देखा बोलते हुए? बिकॉज दे हैव बीन साइलेंस्ड। किस तरीके के सजेशंस थे जो मेडिकल कम्युनिटी लगातार सरकार को दे रही थी और जिन पर ध्यान नहीं दिया गया? एक तो आपने वो बताया ही कि भीड़ के खिलाफ लगातार वार्न किया जा रहा था, चाहे वो इलेक्शन रैलीज हो, चाहे कुंभ हो या दूसरी चीजें। पॉलिसी के लेवल पर और कहाँ हमसे चूक हुई पिछले 1 साल में और उसके पहले भी? उससे पहले भी हर साल आईएमए फेक हमेशा डिमांड करता था, प्लीज इन्वेस्ट इन हेल्थ। As I think Dr. Vikramaditya was speaking, where is the public health? The concept of public health and its importance right up to down to village and district level is not there. या तो समझ नहीं है, and it is so very, I am very sorry to say, this is happening right under the nose of a health minister who himself is a modern medicine doctor. इनको अपने आप प्रॉब्लम आती है, सारे जगह कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं। Why two standards for people? गरीब आदमी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड ही नहीं मिल रहा। Cremation grounds are full. After so many years of independence, do we deserve this? और ये जो थोड़ा बहुत अभी मैनेज कर रहे हैं ना क्राइसिस, take it or leave it. It is a IMA and the local 70% of the doctors who are in smaller towns. कॉर्पोरेट में तो सबको है, सारे वीआईपीज को मिल जाता है। छोटे शहरों में डॉक्टर्स जिनको हो गया वो कोविड शुरू कर रहे हैं, बेड दे रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द डिस्ट्रेस। बट अब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए डॉक्टर की पिटाई हो तो उसमें मेरी क्या गलती है? डॉक्टर में जब अवेलेबल ही नहीं है, कोई 1,80,000 कह रहा है, कोई 1,20,000 कह रहा है। Where is the regulation? हम टैक्स काहे के लिए दे रहे हैं कि हमारे को बेड ही ना मिले? And as a doctor, I have every right to feel disgusted at this moment. And I, like every citizen, मतलब पब्लिक हेल्थ प्लानर्स हैं, सेंट्रल डिजीज कंट्रोल्स हैं, आई हैव टॉक्ड टू मेनी ऑफ देम, एसपीएम पीपल, दे से यार कोई बुलाए तो सही, रिकमेंडेशन भेज दिए, कुछ सुनता ही नहीं है। हॉरिबल सिचुएशन। कहाँ लेके जा रहे हैं हम देश को? आई थिंक देन वी शुड स्टॉप यूजिंग प्लेन्स एंड कार्स। लेट्स गो बैक टू द बुलेट कार्ट एज। डॉक्टर पानीग्राही, एक आखिरी सवाल है आपके लिए, जो कि आप मेडिकल स्ट्रेटजी से जुड़े हुए हैं। एक सर ये भी डिबेट चल रही है पब्लिक स्फेयर में, आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइमिंग ऑफ दिस डिबेट बट इट्स देयर, कि आज की तारीख में जो एक सरकारों ने मॉडल अपनाया है बीमा इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल, कि आपका एक उन्होंने कार्ड बना दिया राज्य सरकारों ने कहीं कहीं और केंद्र सरकार ने, उसके जरिए आप जाओ प्राइवेट में कराओ, गवर्नमेंट में कराओ, और आप चूंकि उस प्राइवेट सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक बड़ी वो डिबेट भी चलती है कि क्या मेडिकल फील्ड, मेडिकल और एजुकेशन की फील्ड मुनाफे से संचालित होनी चाहिए, वहां पे रेगुलेशन किस तरह की होनी चाहिए। और आज की तारीख में ये भी कहा जा रहा है कि भाई जो सक्षम है, 2 हफ्ते पहले तक वो प्राइवेट में जा सकते थे, इलाज अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पे जिस तरह का इन्वेस्टमेंट था वो नहीं है। एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन मेडिकल फील्ड, हाउ डू यू लुक एट दीज थिंग्स, डॉक्टर पानीग्राही? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ इज फॉर ऑल, एंड ऐसे जैसे डॉक्टर शर्मा भी बता रहे थे कि हम लोग अगर टैक्स दे रहे हैं तो हमको भी सर्विस मिलना चाहिए, तो यूनिवर्सल हेल्थ कवर होना चाहिए। अच्छा, तो पहले तो हमारा कंप्लीटली प्राइवेट पब्लिक सेक्टर था, अभी लास्ट 30-35 इयर्स हुआ आप देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर ग्रो किया, अपोलो शुरू किया था, बाकी फॉलो की, ठीक है। बट एक चीज भूल जाते हैं कि जो इंश्योरेंस जो ये कर रहे हैं, द कॉस्टिंग जो कर रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है फॉर द प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज जो द बेसिस ऑफ कॉस्टिंग इज ओनली ऑन
क्या क्या कंज्यूम हुआ इतना बस, उसके ऊपर बाकी है ना, जो बिजली पानी का खर्चा है, जो डॉक्टर नर्स टेक्नीशियन उसका सैलरी है, जो बिल्डिंग का खर्चा है, तो ये कोई फैक्टर नहीं करता है। बिकॉज ये एक स्टडी भी हुआ था IIM बैंगलोर और कनाडा गवर्नमेंट का, कि देखेंगे कि दैट इन if you look at the costing has not been scientifically and properly financially factored in. आप अगर मेडिकल साइंसेस का देखेंगे एक प्रोसीजर का, जो अगर वो कॉस्ट है, वो ऐसे लगेगा कि वो दैट कॉस्ट इज मच लोअर देन अपोलो का या फोर्टिस का, मैक्स का, बट जो हिडन कॉस्ट है वो कोई फैक्टर नहीं करता है, दे डोंट कैलकुलेट इट बिकॉज दैट इज टैक्स पेयर्स मनी, हु इज बॉदर्ड। तो ये प्रॉब्लम है। सो अगर आपको सक्सेसफुल करना है, रैशनल टैक्सेशन प्राइसिंग होना चाहिए, वो प्राइसिंग नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो आपका जो यूनिवर्सल हेल्थ कवर जो बोल रहे हैं, वो टेक ऑफ क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज द प्राइसिंग स्ट्रक्चर जो किया है वो साइंटिफिकली नहीं बना हुआ है। आइडियली जैसे होना चाहिए कि दैट जो भी खर्चा होगा एक सर्जरी के लिए, एक ट्रीटमेंट के लिए, द प्राइवेट सेक्टर शुड हैव सम मार्जिन सो दैट उनका सब कॉस्ट निकल जाएगा। और जो बिकॉज उन लोग तो कहीं से पैसा लाके तो जमीन खरीदते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं। आजकल आप देखिए सब हर मेडिकल इक्विपमेंट कॉस्टली है। हमारा मे बी ऑफ द मार्क नॉट मोर देन 10% मेडिकल इक्विपमेंट्स इंडिजिनस है, सब इंपोर्ट होकर आता है। डॉक्टर्स, नर्सेस, सबका सैलरीज, सो ये सब फैक्टर नहीं होने के लिए ये जो प्राइसिंग किए हैं, दैट इज द रीजन आपका जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो इंश्योरेंस कवर टेक ऑफ अभी तक ठीक से नहीं किया है। ठीक है डॉक्टर चौधरी, जो क्लोजिंग रिमार्क आपने एक चीज पर बहुत जोर दिया, पिछले एपिसोड में डॉक्टर दिलीप मावलंकर आए थे पब्लिक हेल्थ पर बात करते हुए, उन्होंने भी बार बार ये कहा था कि कैसे अंग्रेजों के जमाने में डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर पब्लिक हेल्थ ऑफिसर हुआ करते थे, स्ट्रक्चर हुआ करता था, जिसको हमने मेंटेन नहीं किया है, जिस पे ध्यान नहीं दिया गया है, पॉलिटिकल सिस्टम ध्यान नहीं दे रहा है। मैं चाहता हूं कि पॉलिटिकल क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनता के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब तक हम भी एक सिटीजन के तौर पे वो प्रेशर बिल्ड नहीं करेंगे, वो अक्सर कहते हैं ना कि यू गेट व्हाट यू डिजर्व एंड यू डिजर्व व्हाट यू एस्पायर। वो इस तरीके से जो पूरी एक व्याख्या होती है कि आप किस चीज की मांग कर रहे हैं, आप मांग क्या रहे हैं अपनी सरकारों से। क्या आप अपनी सरकारों से साफ पानी मांग रहे हैं? क्या आप अपनी सरकार, और उसमें फिर वो वही चीजें जुड़ जाती हैं कि क्या आप इतने जागरूक हैं कि आप ये मांग कर सकें। तो सब चीजें आके शिक्षा और स्वास्थ्य के दो बेसिक खांचों पर टिक जाती हैं। आपकी क्या सलाह है ललन टॉप के दर्शकों के लिए, देश की जनता के लिए? हाउ कैन वी सेंसिटाइज देम, हाउ कैन दे बी मोर अवेयर, मोर इन्वॉल्व इन दिस? क्योंकि वही सबसे बड़ा प्रेशर ब्लॉक है। वो प्रेशर ब्लॉक काम करेगा तब डॉक्टर चौधरी और डॉक्टर पानीग्राही और डॉक्टर शर्मा को सुनेंगी ये सरकारें। जब लोग ये कहने लगेंगे कि आपने इस देश के विशेषज्ञों से बात क्यों नहीं की नेताजी, आप क्यों लाल बत्ती में एम्बेसडर में पीछे बैठे रहे और फाइलें सरकाते रहे और भाषण देते रहे? आपको सब तो पता नहीं है ना। आपको ये भ्रम हो सकता है कि आप सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता हैं, पर आपको नहीं पता है। भाई हमें नहीं पता ना, मेरा काम एज एन एंकर सवाल पूछना है, पर उन सवालों के जवाब तो आप लोग देंगे ना। तो ये चीजें सरकारों को तो समझ में आए ना ढंग से, तो ये कैसे होगा सर, ये बताइए। हाँ, देखिए सौरभ, आपने बड़ा सवाल किया है और इसका जवाब शायद 2-3 मिनट में देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक मैं मॉडल बताऊंगा। ये बहुत सारे लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है। न्यू पॉपुलिस्ट और न्यू लिबरल जो सरकारें हैं, ये जो नव उदारवादी सरकार जिन्हें हम कहते हैं, ये करते क्या है कि प्राइवेट पब्लिक मनी फॉर प्राइवेट प्रॉफिट। एक शब्द मैं इंश्योरेंस पे कहूंगा, डॉक्टर पानीग्राही कह रहे थे। देखिए, इंश्योरेंस का एक बेसिक मकसद हमें ध्यान देना चाहिए, वो होता है प्रीमियम। प्रीमियम कौन पे करता है? प्रीमियम शब्द से ही क्लियर है कि व्हाट इट इज। सी, इंश्योरेंस ऑल्सो मीन्स दैट एक हमारे पास एक वो पूरी कंपनी होती है जिसके एम्प्लॉय से लेके और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट ओनली बिजली, पानी, एयर फ्लाइट और हॉलीडे का खर्चा भी उसी प्रीमियम से आता है। और वो प्रीमियम या तो जनता पे करती है या जो सरकारें कह रही हैं कि पे करती है। देखिए, सरकार कोई एंटिटी नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल जो आज हेड ऑफ द स्टेट है, मनी डज नॉट बिलोंग टू हिम और हर इंटर जनरेशनली। वो हमारा पैसा है, वो आपका पैसा है,
वो जो सड़क पे पॉलिश कर रहा है उसका भी पैसा है, क्योंकि वो भी नमक खरीदने पे भी टैक्स देता है। ये हमारी गलतफहमी है कि हम कॉर्पोरेट टैक्स पे जी रहे हैं, हम पब्लिक टैक्स पे जी रहे हैं, और वो नमक खरीदने वाला सबसे ज्यादा टैक्स देता है। पिछले 30 साल के इतिहास में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो कीमत बढ़ी है वो नमक की बढ़ी है। मेरे बचपन में नमक 50 पैसे किलो बिकती थी, आपके भी बचपन में वही बिकती हो। आज नमक 30 रुपए किलो बिक रहा है। 6000% ग्रोथ है नमक के प्राइस में, और नमक हर आदमी खाता है। गांधी का नमक आंदोलन इसीलिए फेमस है, इसलिए नहीं कि गांधी तो इंश्योरेंस की तो ये अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको एक पूंजीवादी देश का उदाहरण देना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया का। लास्ट ईयर में वहां एंडेवर फेलो था, तो मैंने कॉग विथलम वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी हेल्थ पॉलिसी पे काम किया था, जिन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ पॉलिसी लाई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि शर्मा साहब ने, IMA के जो चीफ रहे, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल हेल्थ हमारे यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर यूनिवर्सल हेल्थ हो तो इट डजंट मैटर कि यूनिवर्सल हेल्थ चलाने के लिए पैसा सरकार दे रही है या प्रीमियम कंपनी दे रही है, कौन दे रहा है। फिर ये सारा झमेला खत्म हो जाएगा कि मेरे पास अगर पैसा है तो मैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाऊं, और अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं अस्पताल के सामने दम तोड़। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हमें लाना चाहिए। और हिंदुस्तान में मैंने कहा था, एक सजेशन था कि कॉग विथलम की पॉलिसी देखनी चाहिए। वो 70 में सिर्फ 3 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे, उनको वहां से हटा दिया गया पोजीशन से, लेकिन उसकी पॉलिसी के बाद वो तो हट गए। लेकिन वहां की जनता में, क्योंकि वो 3 साल उसका बेनिफिट ले चुकी थी यूनिवर्सल हेल्थ केयर का, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, राइट विंग, लेफ्ट विंग, लिबरल, मोर राइटिस्ट, nobody could dare to touch their universal health care। ऑस्ट्रेलिया में अभी भी यूनिवर्सल हेल्थ केयर है। वो तो सोशलिस्ट गवर्नमेंट नहीं है, वो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट। सो ये जो पूरा लॉजिक है ना, कैपिटलिस्ट और लेफ्ट और राइट का, ये प्रॉब्लम है। जनता को बेवकूफ बना के, उनको आपस में लड़ा के, और वो एक बिल्ली और बंदर की कहानी हम बचपन में पढ़ते थे, क्योंकि बंदर को रोटी तभी मिलेगी जब दोनों बिल्लियां लड़ेंगी। तो ये जो हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है, एंड इट इज नॉट अबाउट द पार्टी, क्या पार्टी की बात करें। जो आधे लोग मंत्री अभी यूपीए गवर्नमेंट में, तो आज एनडीए गवर्नमेंट में मंत्री हैं। आई डू नॉट हेट देम इंडिविजुअल, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर के तौर पे देखें तो एक हम कहते हैं नेचर ऑफ रूलिंग क्लास, अभिजात्य वर्ग की एक कार्यशैली होती है। और ये जो अभिजात्य वर्ग की कार्यशैली को हमें समझना होगा कि वो जनता को आपस में लड़ा के, ये सिर्फ अंग्रेजों ने नहीं किया था, फूट डालो और शासन करो। आप उसका उदाहरण तमाम जगह पे देख सकते हैं कि हमें आपको लड़ा के और फिर बंदर की तरह रोटी खाएं। तो हेल्थ में जो 2 चीजें करनी होगी, मैं एकदम बिना किसी लाग लपेट के कहूंगा कि मैं यूनिवर्सल हेल्थ केयर का हिमायती हूं और यही रहूंगा। और कोई भी पब्लिक हेल्थ का व्यक्ति आपको यही कहेगा कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर इज द ओनली सॉल्यूशन। और हिंदुस्तान के आप साइज पे ना जाएं, हिंदुस्तान के आबादी पे ना जाएं। इतनी अगर आबादी है तो हमारे पास इतना मैन पावर भी है, हमारे पास इतना रिसोर्स भी है। ये सिर्फ बहाना है कि हमारी आबादी ज्यादा है। हम तो कहते हैं कि भाई हम दुनिया भर को ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई करते हैं, नासा से लेके और तमाम लैब में, और सारे डॉक्टर्स तो हमारे हैं। चाहे वो ब्राउन के झा साहब जिनकी बात अभी कर रहे थे, वो भी तो हमारे ही बीच के हैं। उनको आप बुला लीजिए यहाँ पब्लिक हेल्थ मैनेज करने, वो करेंगे। तो सवाल है कि अगर हम रोबोस्ट पब्लिक हेल्थ की बात करें और यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात करें, ये इंडिविजुअल डॉक्टर या इंडिविजुअल हॉस्पिटल की बात नहीं है, ये अपोलो, मैक्स या गंगाराम की बात नहीं है। ये बात एक मानसिकता की है कि भाई हेल्थ क्यों स्टेट की जिम्मेदारी नहीं हो। और स्टेट मतलब हम होते हैं। हम इसलिए टैक्स देते हैं 30% या 20% या 5%, या खाने पे लेके और नहाने तक हम टैक्स देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि म्युनिसिपैलिटी हमको साफ पानी दे सके। लेकिन हमारी दुर्दशा तो ये हो गई है कि अब हमें लगता है कि गंदा पानी देना ही म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी मिनिस्टर्स आरओ बेचने लगे। मैंने आई फील असेम्ड, मुझे शर्म आती है अपने आप पे और अपने समाज पे कि हम कैसे इसको टॉलरेट कर लेते हैं कि आरओ का प्रचार एक कैबिनेट मिनिस्टर कर सकता है या कर सकती है। हाउ? सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना अंडर द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत जो अर्बन लोकल बॉडीज थी, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो साफ पानी मुहैया कराएंगे। भारत दुनिया का एकमात्र इकलौता देश है, वो विचित्र देश है, जिसमें म्युनिसिपैलिटी की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो साफ पानी दे।
लंदन का कॉलरा आउटब्रेक याद करिएगा, कभी देखिएगा 1854 में, जब इंग्लैंड में पानी की सप्लाई में फीकल मैटर मिल जाने के कारण पूरा लंदन में कॉलरा फैल गया था। उसके बाद से ये रिफॉर्म हुआ और ये जिम्मेदारी म्युनिसिपैलिटीज की हुई कि वो हमें साफ पानी दें। हम म्युनिसिपैलिटीज को टैक्स देते हैं, हम एनडीएमसी को टैक्स देते हैं, डीएमसी को टैक्स देते हैं, ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को टैक्स देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो हमें साफ पानी दे सके। तो अभी तो टैंकर्स की बात छोड़ दीजिए, जिनको नहीं मिल रहा है पानी। वाटर सप्लाई के बिना कोई पब्लिक हेल्थ नहीं होगा, ये भी आप जानते, और बिना सैनिटेशन के कोई पब्लिक हेल्थ नहीं होगा। हमने सिटी सैनिटेशन प्लान बनाना शुरू किया था 2012 में। सैनिटेशन पे काम हुआ, लेकिन जो कंपेयर करें, अगर आप जो पैसे एलोकेट किए गए एडवर्टीजमेंट का कंपेयर करें और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में कंपेयर करें, तो खुद ब खुद सारी कहानी सामने आ जाएगी, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम आपको ये कहते हैं ना कि शर्मा साहब बहुत खराब आदमी है, जब तक उनको आप फ्रेम से बाहर नहीं करेंगे ना, तो हमारा सुधार नहीं होगा। तो आपको ये बेहतर दिखेगा क्योंकि वो सामने फ्रेम में दिख रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि नागरिकों को एक दूसरे का दुश्मन बताकर बेसिक मुद्दे, जो पब्लिक हेल्थ का मुद्दा है, जो पानी का मुद्दा है, जो सैनिटेशन का मुद्दा है, इसको हम गौर कर दे रहे हैं। और सारी डिबेट कंसंट्रेट हो जा रही है कि वेदर देयर इज अ कॉर्पोरेट रिबेट और नॉट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कॉर्पोरेट को रिबेट दीजिए, चाहे सारा चीज कॉर्पोरेट को बेच दीजिए, लेकिन पानी और नाली ये हर नागरिक को बिना एवरीडे पेमेंट के मिलना चाहिए। बिकॉज हर नागरिक हिंदुस्तान में टैक्स पेयर है, उनको बेसिक जो मूलभूत जो उनकी आवश्यकताएं हैं, भाई पानी तो जीने के लिए है ना। और पानी मैं गंदा नहीं करता हूं, जो पानी गंदा करते हैं वो पानी साफ करें और उसकी कॉस्ट बियर करें। मैं चाहूंगा कि मैं यमुना में ग्लास लेके जाऊं, यमुना से एक ग्लास उठाऊं और पी लूं। मेरी नदियों का पानी पीने योग्य क्यों नहीं है? भाई गंगा किनारे जिसके पानी को लेके और आप कुंभ नहाते हैं, ये कुंभ सिर्फ तमाशा नहीं होता है। वो इसलिए लोग वहां जाते थे कि एक महीना अगर गंगा के किनारे स्वच्छ पानी पिएंगे तो अगला 2-4 साल आप जिंदा रह लेंगे। लेकिन आज की स्थिति यह है कि उस पानी को अगर पी लें तो फिर दोनों डॉक्टर साहब जो फ्रेम में है, इनको फोन करके पूछना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब अब जुलाब हो गया, कोई दवाई बता दीजिए, गंगा का पानी पी लिए थे। क्यों हमारी नदियों की हालत ऐसी हो गई? मैं 10 साल बीएचयू में पढ़ाता था, रोज गंगा किनारे बैठता था और मुझे आंसू आ जाते थे। इसलिए नहीं कि मैं गंगा को मां मानता हूं, इसलिए कि एक नदी जिसने पूरी सभ्यता विकसित की 2500 किलोमीटर में, वो नदी आज ऐसी हो गई जिसका पानी मैं नहीं पी सकता हूं। मुझे गंगा के किनारे बैठ के बोतल में पानी खरीद के पी लूंगा। ये हमारी समस्या है और हमारे विवेक को सिस्टमेटिकली सत्ता के द्वारा खत्म किया जाता है। और मैंने उसका उदाहरण आपके पिछले सवाल के जवाब में दिया था कि कैसे किया जाता है। क्योंकि जब पॉपुलर लीडर से आडंबर करने लगे तो जनता के पास कोई विकल्प नहीं होता है। यह आसान होता है, जो हम लोग कहते हैं टर्म पब्लिक हेल्थ में, विक्टिम ब्लेमिंग, कि बीमार को ही कहिए कि तुम इसलिए बीमार हो क्योंकि तुम बिना मास्क के घूम रहे थे। सही बात है, वो बीमार इसलिए है कि बिना मास्क के घूम रहा था, यह बात एकदम सही। लेकिन उसके साथ यह भी सही है कि वो तो अपने आराध्य का आचरण अब खुद में उतार रहा था। ये बात कहां से हम कहेंगे कि आराध्य का आचरण उतारना तो उसकी गलती नहीं है ना, बिना मास्क घूमना उसकी गलती है। तो आराध्य को कौन समझाए? कोर्ट कहते हैं कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेंगे, अगर आप अकेले गाड़ी में हैं तो आपको मास्क चाहिए, एकदम चाहिए। मैं भी कहता हूं, क्योंकि भाई वो टैक्सी ड्राइवर हो सकता है, वो 2 मिनट पहले सवारी छोड़ सकता है या 2 मिनट बाद सवारी पिकअप कर सकता है। आई कैन एग्री टू दैट, बट व्हाट अबाउट those who are supposed to be the role model or claim to be the role model? एक तो शिक्षकों को कहते थे, वो तो अब समाप्त हो गया, अब तो अलग रोल मॉडल्स हैं। बट ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तो प्लीज आई वुड से कि विक्टिम ब्लेमिंग से हमारा काम नहीं चलेगा सौरभ जी। जो बेचारा बीमार है उसे डांटने से हमारा काम नहीं होगा, हमें उसके कारण खोजने पड़े। और कारण मैं 3 बातों पे खत्म करूंगा। पहली बात कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर की जरूरत है। दूसरी बात, जो बेसिक इंग्रेडिएंट है पब्लिक हेल्थ के, वाटर एंड सैनिटेशन, ये हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट होना चाहिए। और राइट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं, एवरीडे
अटेनेबल राइट जो हमें मिले। मैं गंदा पानी सप्लाई करने पे क्यों म्युनिसिपैलिटी सू नहीं होती है? हम लोग पानी का पैसा देते हैं भाई, मीटर वाटर है, हम पैसा दे रहे हैं, क्या हम गंदा पानी के लिए पैसा दे रहे हैं? और हम क्यों, जो लोग टैंकर से पानी ले रहे हैं वो भी पैसे दे रहे हैं। तो और सैनिटेशन डेफिनेटली, तो वाटर सैनिटेशन करें। और जो तीसरी बात मैंने कही कि जो पब्लिक, जो लोग क्लेम करते हैं कि पब्लिक उनको फॉलो करती है, दे शुड बिहेव इन अ मैनर व्हिच दे प्रीच। और वो वहां पे गांधीयन फॉर्मूला उनको अपनाना चाहिए कि जब हमको गुड़ खाने के लिए वो महिला जो पूछने आई, वो सबको कहानी मालूम है, तो मैंने कहा 3 दिन बाद आओ। तो यहाँ सिर्फ वो कह देने से नहीं होता है, लोग आपको देखते हैं, आपकी फोटो देखते हैं, और आजकल सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे सब लोग देखते हैं और वही आचरण करते हैं। तो गलती उनकी नहीं है, जो बेचारे बीमार हैं और अस्पताल के बाहर मतलब भटक रहे हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं डॉक्टर चौधरी। डॉक्टर शर्मा, भविष्य का रास्ता क्या है सर? मुझे पता है कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ने हमें बुरी तरह फेल किया है, लेकिन मेरे देश की जनता को यह जानना जरूरी है कि अब हम इससे आगे कोर्स करेक्शन क्या है। जब तक जनता जानेगी नहीं, तब तक पॉलिटिकल सिस्टम उस प्रेशर को फील नहीं करेगा। डॉक्टर विक्रमादित्य को स्पेशली थैंक्स फॉर टॉकिंग सो इंफॉर्मेटिवली, बट लेट मी इन्फॉर्म द हाउस कि पिछले साल IMA ने एक हिस्टोरिक, जो ब्रिटिश टाइम्स में सर्जन जनरल की पोस्ट होती थी, इंडियन मेडिकल सर्विसेज की एक पूरा डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को सबमिट किया, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी पास कर दिया। सो आई एम होपफुल। और सबसे बड़ी बात ये, हेल्थ, पब्लिक हेल्थ is interlinked, and leave the planning to us. And the planners, we have got excellent thinkers like him, NCDC, everybody can contribute in a big way. और दूसरी बात ये है, हम डॉक्टर सरप्लस हैं, सिस्टम सरप्लस नहीं है। एक डॉक्टर के लिए कहना कि विलेज में नहीं जा रहा, वहां उसके लिए कुछ है ही नहीं जाने के लिए, एक टेबल कुर्सी। और दूसरा, जो तीसरी बात सबसे खतरनाक है, सडनली मेडिकल एजुकेशन इतनी महंगी कर दी जा रही है कि जो आदमी आके कल को हॉस्पिटल बनाएगा, he has to spend in crores। आप उसको अपने आप तो कुछ क्रिएट करोगे नहीं, उसको तेरे रेट्स कैपिंग कर दे। अब आयुष्मान भारत में अगर अब चेंज हो गया पता नहीं, वेंटिलेटर चार्जेस का 5,000 रुपया पर डे है, फाइनेंशियली पॉसिबल ही नहीं। आप डॉक्टर शर्मा, जो आपने सर्जन जनरल की रिपोर्ट बताई, उसके कुछ और डिटेल्स दे सकते हैं हमारे व्यूअर्स को, उसकी जो मेन रिकमेंडेशंस हैं? मेन रिकमेंडेशंस ये देखिए, हर एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इंडियन मेडिकल सर्विसेज को एडवोकेट किया कि लेट डॉक्टर्स हैव अ सेपरेट कैडर ऑन द लाइंस ऑफ IPS एंड IAS, एंड दे विल मैनेज द हेल्थ ऑफ द कंट्री। एंड अब देखिए, जैसे वेंटिलेटर, जब आपको पता ही नहीं है, वहां पे एक डिसीजन ले लिया गया। सो यू हैव टू असेस द थिंग्स। अब वी हैड क्वालिटी टाइम, एज डॉक्टर प्रसाद इज सेइंग, सब फॉरेन इक्विपमेंट ही यूज करते हैं। अभी हमारी लोकल इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं हुई है, इतनी देर में तो हो जाना चाहिए था। अब आज हम ऑक्शन बाहर, पहले बाहर भेज दिया, अब अंदर बुला रहे हैं। I could never imagine that such a state of affairs would ever come. I'm sorry. But as an Indian, we are a very resilient society. अब दोबारा facilities create होनी शुरू हो रही हैं. So I think situation should stabilize another 2 to 6 weeks. और कुछ चारा भी नहीं। थैंक यू सो मच। आप तीनों लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो भी इसको देख रहे हैं वो थोड़े से ज़्यादा सेंसिटाइज होंगे, थोड़े से ज़्यादा अवेयर होंगे, चाहे वो सोशल मीडिया पर डिबेट करें, चाहे अपने पॉलिटिकल क्लास से बात करें, चाहे मेडिकल प्रोफेशनल से बात करें। जब तक ये हमारे डे टू डे कंसर्न्स का हिस्सा नहीं बनेगा, चाहे वो पब्लिक हेल्थ से जुड़ी चीजें हों या फिर वो मेडिकल फील्ड से जुड़ी चीजें हों,
और जब तक दूसरों के कंसर्न हमारे कंसर्न का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि वो हैव्स और हैव्स नॉट वाली जो लड़ाई, यार मैंने तो मैनेज कर लिया, मुझे आरओ में दिक्कत नहीं है, तो मुझे आरओ में दिक्कत नहीं, तो मेरी जो दीदी खाना बनाने घर आती है, मुझे इस चीज की दिक्कत भी, तो मैं नहीं सोच रहा हूँ कि उनको जो पानी सप्लाई हो रहा है वो कैसा है, जब तक वो बीमार नहीं पड़ रही और नहीं आ रही। हमारा कंसर्न सिर्फ उतना है यार छुट्टी ले ली फिर से। जब हमने उस चीज को एड्रेस नहीं किया, बीइंग द पावरफुल, बीइंग द पार्ट ऑफ एलीट और इंटेलेक्चुअल या व्हाटएवर क्लास, तब तक चीजें सुधरेंगी नहीं। डॉक्टर पाणिग्राही, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। Yes, just one minute. सौरभ, थैंक यू वेरी मच। एक चीज बोलता पब्लिक में कि सब तो बोलते हैं कि जनता जनार्दन, ये भाषा हमेशा इलेक्शन के टाइम में होता है। सो आई थिंक सो जनता को ये करना चाहिए कि हेल्थ एंड एजुकेशन को पॉलिटिकल एजेंडा में लाना पड़ेगा। तो जो पार्टी हेल्थ एंड एजुकेशन को आगे रखेगा उसी को वोट देगी। बिल्कुल, उनसे ये पूछिए कि आप हम हमारा वोट मांग रहे हैं, आपका हेल्थ को लेके अगले 5 साल 10 साल का विजन डॉक्यूमेंट क्या है, वो मुझे आसान भाषा में समझाइए, मेरी वर्नाकुलर लैंग्वेज में मुझे समझाइए। कौन कौन से इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं जिन्होंने वेट किया है आपकी प्रॉमिसेस को? आप बोल रहे हैं आप ये बना दोगे, ये कर दोगे, क्या विशेषज्ञ आके कह रहे हैं कि ये डुएबल है? इसका इकोनॉमिक मॉडल क्या है? आप कह रहे हो कि आप आसमान के तारे तोड़ के पार्क में बो दोगे तो वो जगमगाएंगे की तरह। मुझे बताइए आप ये कैसे करेंगे? जिस दिन इस तरीके के सवाल टाउन हॉल में, रैलियों में, डोर टू डोर कैंपेन में पूछने लगेंगे, चीजें बदलेंगी। हम उम्मीद मेरे लिए हमेशा एक जिंदा शब्द है। डॉक्टर शर्मा, एज अ रिलेटिवली यंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आई वांट टू एश्योर यू सर कि चीजें बहुत ग्रिम हैं। आई नो आपको बहुत सारी चीजें कहते हुए आई एम सॉरी कहना पड़ रहा है। यू शुड नॉट बी सॉरी, आप आईना दिखा रहे हैं, पर सर इन्हीं के बीच से कहीं उम्मीद निकलेगी। वी कांट गिव अप। You are not giving up. You are not giving up. आपके उस frustration में, हाँ, I am not. Yes. I speak everywhere like this on the platform. Let awareness be created. Yes. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पाणिग्राही, डॉक्टर चौधरी, डॉक्टर शर्मा, thank you so much.